जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल और हम स्मार्ट क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 9 का पार्ट 2। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी बन चुका है। जिस बच्चे ने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप पहला पार्ट देख सकते हैं। आज हम इस सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो रोज़गार होता है कि रोज़गार कैसे बढ़ाया जा सकता है और गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है रोज़गार बढ़ाने के लिए, और कौन कौन सी योजनाएं भारत के अंदर चलाई गई हैं, और समय समय पर ऐसी क्या क्या चीज़ें या कंडीशंस हुई हैं जिससे रोज़गार बढ़ा है और या नहीं बढ़ पाया है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट नहीं कर सकती है या नहीं किया है या कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज इसी चैप्टर में। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और आप बने रहिए हमारे साथ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू औरम स्मार्ट क्लासेस। स्टूडेंट, जैसे कि हमने बेरोज़गारी के बारे में पहले पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया था। अगर किसी ने बेरोज़गारी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं ली है तो आप पहला पार्ट देख सकते हैं, आपको फुल नॉलेज उसमें मिल जाएगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर भारत में बढ़ते बेरोज़गारी के कारण। मतलब जो भारत है, भारत के अंदर जो बेरोज़गारी बढ़ रही है उसके बहुत सारे कारण हैं। मतलब बेरोज़गारी क्यों हो रही है, क्या रीजंस है, इसके बहुत सारे रीजंस है जो आपके माइंड में भी आते होंगे और आपके माइंड में होंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने ये जो 4-5 कारण लिखे हैं कि यही कारण है कि जो बेरोज़गारी बढ़ रही है। हो सकता है कि आपके माइंड में अलग तरीके से बहुत सारे रीजंस हो, है ना? आपके माइंड में अलग-अलग क्रिएटिविटी हो, अलग-अलग पॉइंट्स हो, तो ज़रूरी नहीं है, देखिए, है ना? तो उसमें आपके माइंड में भी अगर बहुत सारे कारण आते हैं तो आप मुझे कमेंट कर कर बता सकते हैं। मेरे माइंड में जो जो ऑप्शंस थे या फिर जो जो कारण थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, जिसमें से सबसे पहला कारण है जनसंख्या वृद्धि। आप सभी को पता है कि जनसंख्या एक विस्फोटक तरीके से बढ़ती जा रही है, और जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है तो आने वाला समय आपको पता है कि कैसा होगा, क्योंकि संसाधन हमारे पास में क्या है, कम है, और जनसंख्या डबल तिबल और 4 गुना 5 गुना तेजी से बढ़ती जा रही है। तो जिसके कारण क्या है, भारत के सामने गंभीर समस्या ये है कि भाई लिमिटेड रिसोर्सेस यानी कि जो सीमित संसाधन हैं, उन संसाधनों को किस तरीके से आगे हम बढ़ाएं कि जिससे कि हमारा क्या हो सके, आगे प्रोसेस किया जा सके। जनसंख्या एक बहुत गंभीर तरीके से बढ़ रही है, इस पे गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो आपको पता है कि एक अगर वैकेंसी निकलती है तो उस पर लाखों लोग टूट कर पड़ते हैं। तो आप लोग खुद समझदार हैं, 12th क्लास में है, तो जनसंख्या किस तरीके से रोकी जा सकती है आप मुझे कमेंट कर कर बता सकते हैं। दूसरा कारण है बेरोजगारी का धीमा आर्थिक विकास। देखिए, जो सबसे मेन कारण है वो था हमारा जनसंख्या, लेकिन उसके बाद में सबसे जो इफेक्टिव अगर हम कारण बता सकते हैं वो है हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत धीमी गति से विकास करना। जिससे कि आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा कम है ना? तो हमारा जो विकास है वो तेज़ी से नहीं हो पा रहा है, टेक्नोलॉजी कम है, हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज कम है, और हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। तो क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेस नहीं मिल पाते हैं, अगर हम टेक्नोलॉजी भी आगे इंक्रीज भी करना चाहें तो हमारे पास में कोई भी ऐसे संसाधन नहीं है कि हम जो टेक्नोलॉजी है उसको इंक्रीज कर सकें। तो जिसके कारण जो हमारी इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो क्या है, बहुत धीमी हो जाती है। क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे पास में टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी क्या करती है, रोजगार को बढ़ाने के अवसर देती है। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे रोजगार फील्ड में हो या आपका कृषि के फील्ड में हो, औद्योगिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो आपके पास में रोजगार के अवसर भी नहीं आएंगे। तो इसीलिए क्या है, हमारा जो विकास है वो धीमा होता जा रहा है, क्योंकि हमारे पास में जो टेक्नोलॉजी है वो नहीं है, और जिसके कारण रोजगार क्या है, अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, और तेजी से क्या हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। कृषि कुछ अगर हम देखें, जो कृषि का कुछ क्षेत्र है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, विकास नहीं कर पाया है। तो भारतीय कृषि भी पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाई है। आज भी हम कृषि के अंदर पुराने तौर तरीके ही यूज करते हैं, वही जो हम पहले यूज करते थे 1991 में। 1991 से पहले जो भी हम 80 के दशक में यूज करते थे वही टेक्नोलॉजी आज भी हमारे पास में, पुराने तौर तरीके, जिसके कारण रोजगार के नए अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है।
तीसरा कारण है हमारे पास में धीमा औद्योगिक विकास। जिस तरीके से आर्थिक विकास है वैसी औद्योगिक विकास है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने अभी बताया, अगर औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति नहीं आएगी, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं होगी, तो आपको रोजगार भी नहीं मिलेगा, और रोजगार नहीं मिलेगा तो आपको सिंपल सी बात है बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद में फोर्थ कारण है कुटीर उद्योगों का पतन। ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको खत्म करते ही, आप ध्यान दीजिएगा कि ये खत्म करते ही बेरोजगारी बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज हुई है। और अभी देख रहे हैं कि जो बीजेपी है, जो बीजेपी की गवर्नमेंट अभी सत्ता में है, ये मोस्टली क्या है, कुटीर उद्योगों पर ज्यादा ध्यान दे रही है। ये कह रही है कि आप छोटे छोटे अपने अपने उद्योग खोलें, जिससे कि क्या होगा, सबको रोजगार मिलेगा, कोई किसी के लिए काम नहीं करेगा, सब धीरे धीरे अपना ही रोजगार स्थापित करेंगे, तो जिससे क्या होगा, रोजगार के सबको अवसर मिलेंगे, है ना। लेकिन क्या है, जो पहले थी गवर्नमेंट क्या कर रही थी, गवर्नमेंट सोच रही थी कि लघु उद्योग और जो कुटीर उद्योग है, अगर हम इनको बंद कर देंगे तो इससे क्या होगा, तो रोजगार बहुत ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों का पतन हो गया, जिससे बेरोजगारी बढ़ने लगी। क्योंकि सबसे अच्छा स्रोत माना जाता था लघु उद्योग और कुटीर उद्योग। जब यही नहीं रहा तो रोजगार कहां से रहेगा? ठीक है। नेक्स्ट कारण है हमारा, फिफ्थ कारण है दोषपूर्ण नियोजक। देखिए, जो नियोजन है ये प्लानिंग कमीशन होता है। ठीक है, प्लानिंग कमीशन होता है जिसे हम योजना आयोग बोलते हैं। ठीक है, योजना आयोग। तो अभी मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि योजना आयोग का नया नाम क्या है, क्योंकि 2015 में 1 जनवरी को, ठीक है, 1 जैन को पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका नाम बदल दिया था। तो इसका नाम क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये क्या करता है, हमारे देश के लिए प्लानिंग करता है कि कौन सी चीज़ के लिए कौन सी प्लानिंग करनी चाहिए, और किस तरीके की जनसंख्या के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनानी चाहिए। तो जो हमारा जो नियोजन है वो पूरी तरीके से हमारे लिए परिपूर्ण नहीं रहा है, अच्छा नहीं रहा है, या विफल हो गया है। ये बहुत सारी फील्ड में क्या है, काम नहीं कर पा रहा है, जिससे कि जैसे कि भारत का जो नियोजन है वो ग्रामीण जनसंख्या को प्रभावित नहीं कर पा रहा है, यानी कि उसका तेजी से विकास नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण से क्या है, उसको प्रभावित होना पड़ रहा है। वहां पे टेक्नोलॉजी आज की डेट में बहुत कम है। ग्रामीण क्षेत्र में आप जाकर देख सकते हैं, प्रशिक्षण नहीं है, प्रोत्साहित नहीं करते लोगों को रोजगार के लिए। यातायात, परिवहन, संचार, बिजली, ये सारी चीजें क्या है, गांव गांव अभी तक नहीं पहुंची हैं। आपने देखा होगा बहुत जो इंडस्ट्री एरिया है वो शहर की साइड में ही होता है, गांव में ऐसा कोई रोजगार के अवसर या रोजगार के लिए, काम के लिए या फिर ऐसी चीजें नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण क्या है, प्लानिंग कमीशन को दोष दिया जाता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से प्लानिंग नहीं कर पाया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में निम्न निवेश एवं पूंजी निर्माण। क्योंकि देखिए, सबसे पहली चीज है, अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपके पास में सेविंग भी नहीं होगी। अगर आपके पास सेविंग नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है वही आपकी सेविंग है, और जो सेविंग है वही आपकी इन्वेस्टमेंट है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, निवेश नहीं करेगा, तो सिंपल सी बात है, जब निवेश नहीं करेगा तो कारखाने नहीं खुलेंगे, है ना, कंपनियां नहीं खुलेंगी, नए नए तरीके के रोजगार नहीं बढ़ेंगे। जब रोजगार ही नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा, किसी को रोजगार नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए गवर्नमेंट आपको बार बार बोलती है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाइए, आप आत्मनिर्भर बनिए, अपना अपना छोटा छोटा जो उद्योग है उनको इंक्रीज कीजिए, तो जिससे कि क्या है, रोजगार के अवसर मिल सके, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास में संयुक्त परिवार प्रणाली। देखिए, जो संयुक्त परिवार प्रणाली है, ये एक बड़ा परिवार माना जाता है। मतलब इस परिवार में 8-10 व्यक्ति होते हैं, और ये व्यक्ति क्या करते हैं, इनमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति काम करता है, और बाकी के सब क्या होते हैं, बेरोजगार होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने परिवार की पूरी तरीके से हेल्प नहीं कर पाता है, उनको पढ़ा लिखा नहीं पाता, अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाता है, जिसके कारण क्या होता है, उनको आगे चल के गरीबी का सामना ही करना पड़ेगा, उनका अच्छा तरीके से रोजगार नहीं मिलेगा। तो जो परिवार है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गरीबी की ओर चला जाएगा। एक दूसरी चीज है यहाँ पे, संयुक्त परिवार प्रणाली का एक दूसरा अर्थ भी हम बोल सकते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं बड़ी फैमिली, मतलब अमीर फैमिली। एक होती है आपकी अमीर फैमिली, एक होती है आपकी गरीब फैमिली, है ना। अब देखिए, अमीर फैमिली में कोई एक निकम्मा लड़का पैदा हो जाए, मतलब उसका जो वारिस है वो निकम्मा है, उसके पास में कितनी भी धन दौलत हो, अगर वो निकम्मा लड़का है तो उसकी धन दौलत आगे नहीं बढ़ पाएगी, जिसके कारण आने वाली उसकी नई जनरेशन है वो धीरे धीरे गरीबी का
शिकार हो जाएगी। एक है गरीब परिवार जिसका जो वारिस है वो बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा है, मेहनती है, धीरे धीरे वो मेहनत करता है और अपने परिवार को आगे लेके जाता है और इंक्रीज करता है। तो इससे आने वाली जो न्यू जनरेशन होगी वो उसका भविष्य उज्जवल होगा और बहुत अच्छा होगा, उसके सामने रोजगार की कोई समस्या नहीं होगी। तो संयुक्त परिवार प्रणाली भी ही बहुत ज़्यादा क्या करती है, हमारे बेरोजगार यानी कि रोजगार को रोकने में मदद करती है, ये बेरोजगारी को बढ़ाने में मदद करती है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट आता है कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए उपाय क्या क्या होने चाहिए, है ना। अब भाई अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो उसको दूर करने के उपाय भी तो होने चाहिए। तो सबसे पहला देखिए उपाय है जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। देखिए जो जीडीपी होता है, जीडीपी का मतलब होता है कि एक देश की सीमा के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है एक वर्ष के अंदर, है ना, एक वर्ष के अंदर जितना भी देश की सीमा के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो विदेशी कंपनी कर रही है चाहे वो देसी कंपनी कर रही है, अगर वो देश की सीमा के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है तो वो जीडीपी होता है। तो सिंपल सी बात, आप एक आइडिया लगाइए, अगर जीडीपी, जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, उत्पादन, यानी कि किसी भी वस्तु का अगर उत्पादन हो रहा है तो उत्पादन करने के लिए कंपनियां चाहिए, कंपनियों कंपनियों में वो प्रोडक्शन अगर होगा तो उसके लिए वर्कर चाहिए, और वर्कर चाहिए तो मजदूर आपको मिलने चाहिए, तो रोजगार बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज, अगर प्रोडक्शन डिक्रीज तो एम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज। तो सिंपल सी बात है, आप जीडीपी को बढ़ाइए, जीडीपी में वृद्धि कीजिए, रोजगार अपने आप बढ़ जाएगा। ओके। नेक्स्ट दूसरा, उत्पादन क्षमता में वृद्धि। देखिए उत्पादन क्षमता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, रोजगार को बढ़ाने के लिए एक अच्छा स्रोत ये माना जाता है कि भाई अगर आप उत्पादन को बढ़ाइए, देश की कृषि उत्पादकता क्षमता को बढ़ा सकती है, औद्योगिक क्षमता को बढ़ा सकती है, जिसके कारण लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को बढ़ाया जा सकता है, विदेशी व्यापार को हम बढ़ा सकते हैं। तो इसके कारण क्या होंगे, रोजगार के अवसर खुल जाएंगे। आप कृषि प्रोडक्शन को बढ़ाइए, औद्योगिक प्रोडक्शन को बढ़ाइए, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को बढ़ाइए और विदेशी व्यापार को बढ़ाइए। अगर आपने ये तीनों चारों चीजें बढ़ा दी तो सिंपल सी बात है, रोजगार के अवसर ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएंगे। तीसरा कारण है हमारा इसको बेरोजगारी को दूर करने का, वो है आधारिक संरचना में विकास। ठीक है, आधारिक संरचना का विकास या सुधार, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि जो बेसिक नीड्स है हमारी, जो बेसिक देश की आधारिक संरचना है, जैसा कि बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, इन सबको अच्छा कर दीजिए, यानी कि इन सबको बेस्ट टेक्नोलॉजी में लेके आइए, अच्छी तकनीक में लेके आइए, इनको अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से इनको मैनेज कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपका बेरोजगार कम हो जाएगा, है ना। बिजली में, यानी कि बिजली को आप बहुत अच्छे तरीके से इसका प्रोडक्शन अच्छे से कीजिए, यहाँ पे इसको बहुत अच्छे तरीके से इसका मैनेज करना सीखिए। शिक्षा को अगर आप अच्छी कर देते हैं, एजुकेशन को अच्छी कर देते हैं, स्वास्थ्य को अगर स्वास्थ्य विभाग को अच्छा कर देते हैं, आप एम्स हैं, है ना, एम्स है भारत के अंदर, ऑल इंडिया मेडिकल है, वो कितनी सीटें आप खुद जान सकते हो, मेडिकल फैसिलिटी आज की डेट में पूरा पता चल चुका है कि किस देश की कैसी है, और भारत की तो 100 में भी नहीं आती, है ना। मतलब ये मान के चलो कि भारत की ज़्यादातर मोस्टली चीज़ें बहुत पुरानी है, जिनको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, और समय समय पर हमें ये अंदाज़ा होता जा रहा है कि हमारी चीज़ें बहुत पुरानी हैं, हमें उनको अपडेट करने की ज़रूरत है। तो जिसके कारण क्या होगा, रोज़गार पैदा होगा। उसके बाद में है रोजगार कार्यक्रम, हमें समय समय पर व्यक्तियों को जागरूक करना चाहिए, रोजगार के कार्यक्रम चलाने चाहिए, कैंपेन लगानी चाहिए, लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि भाई आप रोजगार करो, इन्वेस्टमेंट के लिए, ज़्यादातर मोस्टली इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कीजिए, कि जिससे उनको लगे कि भाई इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, अगर इन्वेस्टमेंट है तो सेविंग वो करेगा ही करेगा, और अगर उसके पास में सेविंग है तो इन्वेस्टमेंट भी करेगा, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो कोई भी रोजगार नहीं बढ़ा सकता। नेक्स्ट हमारी शिक्षा प्रणाली, देखिए ये बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है हमारी, एकदम की मतलब ये मान के चलिए कि रद्दड़ हो चुकी है एकदम, बिल्कुल मिट्टी पलीत कर दी है एजुकेशन की इन लोगों ने भी, और एजुकेशन सिस्टम ने भी, यानी कि कोई भी एजुकेशन सिस्टम को सुधारना नहीं चाह रहा है ना। आप चाहते हैं, आप देख सकते हैं कि इंडिया के पास में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, अगर इतना ज़्यादा बजट है तो वो क्या कर सकता था, ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म लेके आ सकते थे, है ना, लेकिन नहीं लेके आए।
इतने अच्छे अच्छे बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े जो हमारे पास में एनआई, जो हमारा नीट है, एनटीए, ठीक है, जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये इतना बड़ा हमारा बोर्ड है, ये पूरे देश को कंडक्ट करा सकता है एग्जाम। तो सौंप क्यों नहीं देते भाई 12th क्लास के एग्जाम को, इसको दे दे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आप इसका खुद का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, अपने खुद के एप्लीकेशन पे ये एग्जाम ले सकता है। लेकिन नहीं। तो मतलब क्या है, ये जो एजुकेशन का सिस्टम, इन्होंने एजुकेशन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, क्योंकि भारत की जो एजुकेशन है वो 100 साल पुरानी है। मतलब मैकाले की शिक्षा नीति आज भी हमारे यहाँ पे फॉलो होती है। मैकाले की शिक्षा नीति को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैकाले की शिक्षा नीति हमें मानसिक रूप से गुलाम बना रही है, और हम बन रहे हैं। तो इस शिक्षा को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, और इस शिक्षा में चेंज आप लोग ही ला सकते हैं, क्योंकि आप एक युवा हैं। हम सब मिलके, आप लोग मिलके हम सब इस शिक्षा प्रणाली को सुधार सकते हैं, है ना। क्योंकि आज की डेट में आप पैनिक स्थिति है, मतलब बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। तो इसमें बहुत सारे लोग खुशी मना रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो रो रहे हैं बैठ के कि भाई नहीं, हमें पढ़ना है, हमारा कैरियर तबाह हो जाएगा, हमारा फ्यूचर बेकार हो जाएगा। लेकिन बहुत से बच्चों को तो मज़ा आ रहा है ज़िंदगी की। मतलब ये मान के चलो, उनके मन में यही ख्वाहिश है कि भाई मैं जब तक पढ़ता रहूँ, ये कोरोना आता रहे और हम ऐसे ही पास हो जाए बिना कुछ करे। बच्चों का पढ़ने का मन नहीं करता, टीचर ऐसे निकम्मे हो रखे हैं, मैं बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे भी टीचर्स हैं जो बहुत ज़्यादा मदद करते हैं लोगों की, बहुत ज़्यादा पढ़ाने के लिए, स्टूडेंटों के लिए बहुत ज़्यादा रेडी रहते हैं, उनको एनी टाइम हेल्प के लिए रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। लेकिन कुछ को तो निकम्मों को ऐसी नौकरियां दे दी है गवर्नमेंट ने। कभी गवर्नमेंट ने एक बार नौकरी देने के बाद में ये सोचा है कि उसको क्या आता है क्या नहीं आता। तो ये एजुकेशन सिस्टम को लोगों को सुधारना चाहिए, गवर्नमेंट को सुधारना चाहिए कि भाई एक बार नौकरी दे दी तो 50 साल तक छुट्टी, वो 50 साल तक ऐसे ही रहेगा, उसको क्या आ रहा है नहीं आ रहा, कैसे आया कैसे नहीं आया, पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा, स्टूडेंट से जाके उसका रिस्पॉन्स लो, है ना। टीम बनाओ, और हर स्कूल के लिए अलग अलग टीम होनी चाहिए, तो वो टीम वेरिफिकेशन के लिए जाए, बच्चों से पूछे कि भाई टीचर कैसा पढ़ा रहा है, टीचर से पूछे कि कौन सा बच्चा किस तरीके से पढ़ रहा है, रेगुलर आ रहा है नहीं आ रहा क्या है। मतलब पूरा सिस्टम एकदम भ्रष्ट बना दिया है, जो कि कोई भी तैयार नहीं है पढ़ने के लिए, और ना ही कोई पढ़ाने के लिए तैयार। देखिए, हाथ में 5 उंगली हैं, और 5 उंगली सेम नहीं होती है। हर कोई टीचर भी खराब नहीं है, हर कोई बच्चा भी खराब नहीं है। कुछ टीचर निकम्मे हैं, कुछ बच्चे भी ऐसे हैं जो पढ़ना नहीं चाहते। तो प्लीज़ मेरी बातों को उस तरीके से मत सोचिएगा कि हाँ, अब मैं आपको इस तरीके से बोल रहा हूँ, आप उस तरीके से सोचिएगा कि आने वाले फ्यूचर को देखो आप, कि आने वाला फ्यूचर कहाँ जा रहा है। बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, है ना। आप सोच के देखिए कि अगर ऐसा ही रहा, कोई पढ़ना ना चाहे और कोई पढ़े ना, तो आने वाला समय कैसा होगा, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हमारी जो भारतीय सरकार है, उसकी जो शिक्षा नीति है, उसको बदलना चाहिए, क्योंकि वो मैकाले के ज़माने की है। तो इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें शिक्षा के साथ में प्रशिक्षण देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम थ्योरी को तो पढ़ा देते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करा पाते, है ना। हमारा प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा वीक होता है, थ्योरी को तो हम रट लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंट। तो इस चीज़ को आप देखना चाहिए, गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए और आपको भी देखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपका सरकारी योजना है कि सरकार को समय समय पर योजनाएं चलानी चाहिए, नए नए प्रकार की योजनाएं चलानी चाहिए, जिससे लोगों को नए नए तरीके के रोजगार मिल सके। तो जैसे कि योजनाएं कौन कौन सी है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, मुद्रा योजना है, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, और आत्मनिर्भर भारत, ये सारी योजनाएं भारत में चलाई गई हैं समय समय के अनुसार। उसके बाद में हम बात करते हैं सरकारी नीति और कार्यक्रम, मतलब सरकार ने कौन कौन से कार्यक्रम ऐसे चलाए या कौन कौन सी नीतियां चलाई जिससे कि बेरोजगारी को कम किया जा सके। तो सरकार के द्वारा बहुत सारी रोजगार चलाए गए हैं, बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं। ये तो सिर्फ लिमिटेड मैंने लिखी हुई है। जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इस गारंटी अधिनियम में सबको रोजगार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना, ये आपको पता ही है, पीएमवाई के होता है। मुद्रा योजना, इसमें 50,000 रुपये का आपको लोन मिलेगा छोटा बिजनेस खोलने के लिए, दुकान वगैरह या फिर हल्का फुल्का अपना कुटीर उद्योग खोलने के लिए। जन धन योजना, जिससे कि क्या होगा, आपको 5,000 रुपये 7,000 रुपये तक का आपको जो ओवरड्राफ्ट मिल सकता है। उसके बाद में मेक इन इंडिया, ये सब क्या, स्टार्टअप इंडिया, ये सारी योजनाएं हैं जिससे कि रोजगार को बढ़ाया जा सके और लोगों को रोजगार दिया जा सके। इसमें बहुत सारी योजनाएं आपके मन में भी आ रखी होंगी, आत्मनिर्भर भारत है ना, मनरेगा योजना है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिससे हम इस गरीबी को दूर कर सकते हैं, ठीक है।
तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको क्लियर हो चुका होगा ये चैप्टर, क्योंकि इस ये जो 9 चैप्टर था रोजगार से संबंधित, इसके 2 पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट आपको पहले ही मिल चुका था, सेकंड पार्ट ये था। तो 9 चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, बिना किसी मतलब फालतू काम के या फिर बिना किसी काम के बाहर ना घूमें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। कुछ समय ये चल रहा है ऐसा, जो समय है हमारा बदल जाएगा, है ना? तो हमारा अच्छा समय भी आएगा, सबका अच्छा समय आएगा। तो अभी स्थिति थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, कंडीशन ख़राब है। तो 1 महीना और इसको थोड़ा सा लाइटली मत लीजिए, क्योंकि जो कोरोना की सेकंड वेव है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जिससे कि लोगों को ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। और समय समय पर एक्सरसाइज कीजिए, है ना? एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, और अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहिए, और सुबह शाम एक्सरसाइज करते रहिए, जिससे कि आपका ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज रहे, डिक्रीज ना हो। और 1-2 गज की दूरी बना के रखिए। मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप कहीं भी अगर जा रहे हैं तो मास्क ज़रूर पहन के जाएं। अगर बाहर जा रहे हैं तो पहली बात तो बाहर जाने से बचिए, जितना आपसे बचा जा सके। ठीक है, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।